सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। पाक सऊदी ताल्लुकात की नई तारीख रकम हो गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं। एक तारीखी लम्हा है जिसके मुताबिक अब हम देख रहे हैं कि एक मुल्क के खिलाफ जारियत दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहदे पर नाजरीन दस्तखत के लिए जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे तो सऊदी फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने उनका तारीखी इस्तकबाल किया। इस अहम मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा थे, जबकि सऊदी वज़ीर दिफा ने उर्दू में ट्वीट करके पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की गर्मजोशी को मज़ीद नुमायां किया। दूसरी जानिब भारत इस पेशरफ्त को तशवीश से देख रहा है। भारतीय दफ्तर खारजा के मुताबिक इस मुआहदे के मुमकिना असरात का अभी जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में उलमा काउंसिल ने कल जुमे को यौम तशक्कुर और दुआ करार दिया है और पूरी नेशन इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्राउड फील कर रही है। प्राउड मोमेंट है। पर बात करने के लिए एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट, उनके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ हैं। दोनों को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। हारिस साहब, ये किस हद तक नागुज़ीर हो चुका था दोनों ममालिक के दरमियान ये स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा एक ऐसे वक्त में, चूँकि टाइमिंग हम बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, जब कतर पर हम देखते हैं इसराइल हमलावर होता है और मई में हम देख रहे थे कि जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना हुआ और तारीख़ी उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक तो पाकिस्तान की रेलेवेंस बहुत बढ़ चुकी है, मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ अंदाज में पाकिस्तान को देख रहे हैं, और जो माइंडसेट है इंडिया और इसराइल का जो नेक्सस भी हमारे सामने आया हुआ इसी सारी सिचुएशन में, तो उसके बाद किस हद तक पेशबंदी हो सकेगी इनके जो ख़तरनाक किस्म के अज़ाइम हैं उनकी? हमने देखें, ये एक तो बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप में। ये 8 दहाइयों से हमारी चल रही है और हमेशा से पाकिस्तान ने हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए कंफर्म किया हुआ था कि जी पाकिस्तान सिक्योरिटीज़ की ज़मानत देता है। हमारा हर फौजी, हर पाकिस्तानी, हर खून का खतरा कुर्बान है उनकी हिफाजत के लिए, इस पर भी कोई डाउट नहीं था। और फिर जिस तरीके से, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, जिस तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये मार के हक में इतने बड़े दुश्मन को जिस तरीके से पूरी कौम को इकट्ठा किया, यकजा किया, उसके बाद प्रोफेशनल तरीके से प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया और दुश्मन को 6 से 8 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, इंडिया को आइसोलेट कर दिया। दुनिया के नज़रों में फौज के नाकामी हुई, इनकी हुकूमत का इंडिया का मुकाबला हुआ। पाकिस्तान एक एज ए नई फोर्स दुनिया में उभरी एंड वी हैव बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर। और ये जो मुआहदा हुआ है इसके पीछे भी अगर आप देखें तो तमाम काविश फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की है, आर्मी के इमेज बढ़ाने में, मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने में, मिलिट्री टू गवर्नमेंट लेवल पे उनसे बात करने में, उसके बाद आर्मी के इमेज को बिल्ड करने में, टू अ लेवल वेयर दे रियलाइज कि हमें इस वक्त प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे अहम मुल्क और अहम फौज और अहम सिपह सालार जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। दैट इज ऑल। उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया। और फिर जाहिर है कि बड़ी वजह जो है, जिस तरीके से कतर में दोहा के अंदर इजराइल ने अमेरिकन की कॉन्सेंट के साथ अटैक किया, तो इसमें उनकी वल्नरेबिलिटी नजर आ गई मिडल ईस्ट की कि जी ये अमेरिकन ने हमें ये गारंटी दी थी, वो हमें लेट डाउन किया गया। दे फेल्ट इनसिक्योर, जिसकी वजह से ये मुआहदा हुआ। जिस तरीके से जो हमारा जहाज प्राइम मिनिस्टर का एयर स्पेस किया सऊदी अरब के अंदर, उनके फाइटर्स ने उसको प्रोटेक्शन में लिया। जिस तरीके से ये स्ट्रेटेजिक मुआहदे को साइन किया दोनों सरबराह ने, मुमलकत ने खुद बजाते खुद बैठ के और जो गर्मजोशी का इजहार किया कि मेरे ख्याल ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा जो है ये खुशी का दिन है। हमारे लिए खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम सऊदी अरब की मुकद्दस लैंड की हिफाजत के लिए चुनी गई। और इसके साथ ये जो है ना रिलेशनशिप, इसमें आप ये सिर्फ नहीं काउंट करें, इसमें मिलिट्री टू मिलिट्री,
फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जोग्राफियाई लिहाज से देखें, जो स्ट्रेटिक लिहाज से देखें, रीजनल तरीके से देखें, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट देखें, बॉटम से लेके ये आप हम टॉप लेवल पे जा रहे हैं, इसमें अवाम के रवाबत सबसे आम है और ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। उसके बाद फिर मिलिट्री टू मिलिट्री है, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ये शोज के उनको कितना कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान के ऊपर, सारी चीज़ों को कंबाइन करें और आई थिंक ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान की। और इसमें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा जो इसमें किरदार है वो फिर आसिम मलिक है। और आपने देखा कि वो कितनी दुनिया उनको इनवाइट कर रही है और उनकी बात को समझ रही है और उनसे मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। एहतशाम साहब, इस साल अगर हम बात करें जियोपॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से बदल रही है। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें मोदी साहब का हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि उनको ये मिस एडवेंचर की जो हर 2-3 साल बाद सूझती है वो सूझी इस बार भी, और पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी ताकत और महारत मनवाने का मौका मिल गया। और आज हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान की इस सारे जो सारा रोल रहा है उसका ख्वाहा है, उसकी तारीफ़ करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बल्कि हम बाकी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनकी नज़रें भी मगरिब की बजाय पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। तो सारी सिचुएशन को आप कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका दौरा है बरतानिया का और उसके बाद अमेरिका का, वहाँ से क्या आप आउटकम निकलते हुए देख रहे हैं मज़ीद? जी आमना, देखिए मैंने कभी पढ़ा था अपने कायद-ए-आज़म का एक फरमान कौल पढ़ा था कि एक वक्त आएगा कि दुनिया जो है ना, पाकिस्तान जो है ना दुनिया में एक लीड रोल अदा करेगा। तो मैं बड़ा हैरत से देखता था कि हमारे जो हालात हैं हमने लीड रोल क्या अदा करना। तो आप देख लें वो कायद-ए-आज़म की बसीरत वाली आँख जो है ना उन्हें साबित कर दिया। कुछ चीज़ें जो है ना वो कहा जाता है कि बाज़ औक़ात इतनी तेज़ी के साथ डेवलप होती हैं फिर उसका आउटकम जो निकलता है वो सदियों तक जारी रहता है। अभी देखें जो मई में हिंदुस्तान के साथ हमारी झड़प हुई जिसमें हमने ज़बरदस्त उन्हें शिकस्त दी, और फिर ये कतर पे हमला, ये इसके बाद और फिर उसके बाद जितनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हुई हैं में उसमें GCC कंट्रीज़ जो है ना उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि जी व्हाट नेक्स्ट। अमेरिका का तो 100 साल का सिक्योरिटी माहिदा अगरचे बुनियादी तौर पे वो था ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन उन्हें ये भी था कि हमारे लिए भी कुछ किया जाएगा, हमारे ख़िलाफ़ कुछ ऐसा नहीं होगा। देखिए हम ना, मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि तकरीबन 1.5 साल से इस स्ट्रेटेजिक माहदे पे काम हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी, नीटी ग्रिटी तय हो गई थी। अच्छा। लेकिन हम इसको डिस्क्लोज़ करना या साइन करना नहीं चाहते थे। सऊदी अरब की तरफ से ये दबाव था कि इसको किया जाए, लेकिन इसकी देखें टाइमिंग जितनी तेज़ी से बदली है, हिंदुस्तान पे हमला होना और फिर GCC के एक अहम मुल्क पे हमला होना और फिर सऊदी अरब का इस तरीके से सोचना, मेरा ख्याल है ये फिर इसको साइन किया गया। उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है जल्दी में तय की गई और इनको फाइनलाइज़ किया गया। और ये स्क्रिप्ट बहुत पहले, ये मायदा बहुत सारी चीज़ें तय हो गई थी जिसकी तफसील थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको अंदर की बहुत बड़ी खबर भी इस हवाले से दूँगा। जी ज़रूर। देखिए पहली तो फ़ोटो सेशन से आपको अंदाज़ा होगा आमना कि जो तस्वीर है उसमें आप देख लें हमारे प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, फील्ड मार्शल साहब खड़े हैं और साथ एक साइड पे MBS हैं मोहम्मद बिन सलमान, और एक साइड पे जो है मोहम्मद बिन खालिद जो उनके छोटे भाई हैं MBS के और डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खड़े हैं। इस तस्वीर से आप देखें जहाँ जहाँ छपेगी उसका क्या इम्पैक्ट होगा, एक जिसको कहना चाहिए इसका डेफिनेटली एक लोग परसेप्शन बनाएंगे कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। अब देखें जो चीज़ें तय हुई हैं हमने, एक तो मिलिट्री कोऑपरेशन है, एयरफोर्स का कोऑपरेशन है और नेवी का कोऑपरेशन है। जितनी तेज़ी के साथ ये होगा, हम इस मायदे में हमारे साथ ये तय किया गया, पहले तो अनडिक्लेयर्ड हम जो है ना वो रॉयल फैमिली जो है ना उनकी सिक्योरिटी हमारे पास थी, अब ये डिक्लेयर्ड सिक्योरिटी हो गई, पॉलिसी होगी कि हमने ना सिर्फ फरमान शरीफैन की बल्कि जो रॉयल फैमिली है उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी काम करना है। तो इस हवाले से तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने खुल के फैसला कर लिया है कि इनिशियली आमना जो अंदर की खबर है तय ये हुआ है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा और दूसरी तरफ कतर जो है ना जो चाह रहा है पाकिस्तान के साथ इस तरह का अरेंजमेंट, उसे कहा गया है, यह एक अंडरस्टैंडिंग हुई गया फॉर द टाइम बिंग टर्की जो है ना वो आपके साथ खड़ा होगा, आपकी जो फौरी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने की कोशिश करेगा और इवेंचुअली वो पाकिस्तान की तरफ आना चाहते हैं। ख़ास तौर पे 3 बड़े मुल्क सऊदी अरब, UAE, कतर।
यूएई के साथ भी इन्हीं लाइनों पे एक मायदा होने जा रहा है, मैं आपको बताऊँ। कतर पे कुवैत भी इन लाइन खड़े हुए हैं। अच्छा। तो ये सारा कुछ इसलिए होगा कि पाकिस्तान ने, जिस तरह अभी बता रहे हैं ब्रिगेड साहब भी, जो पाकिस्तान ने अपनी बर्तरी साबित की, उसके बाद से हमें बहुत उससे पहले हल्का लिया जाता था। आपने देखा आमना, आई डोंट हैव टू मीन्स वर्ड, जब भी हम सऊदी अरब जाते थे हमसे तवक्को वो अब यही समझते थे कि जी हमसे कुछ मांगने के लिए आ गए। अब सूरत हाल बिल्कुल बदल गई है। अब ये कहते हैं कि सही मानों में क्विड प्रो को होगा, जिसके तहत न सिर्फ यह है कि अफवाज पाकिस्तान और सऊदी अरब की तमाम अफवाज के साथ कोऑपरेशन बढ़ेगा, उनका डिफेंस इक्विपमेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, मुआयना भी कर सकते हैं। 75% उनका ये जो सारी चीज़ें अमेरिका की तरफ से आई गई हैं। फिर यह है कि जो हमें इसमें कुछ क्रो पे मिलेगा ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना, उन्होंने कहा जी वो लुक आफ्टर इट, आप भूल जाएं इसको, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जी जो हमें ऑयल सप्लाई है ये डेफर्ड पेमेंट पे नहीं, अब हमें वो दी जाएगी। इस बारे में कहा जा रहा है खामोश हो जाए, सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा। अब वो कह रहे हैं सऊदी अरब में हमने नए शहर आबाद करने हैं, पाकिस्तान का ह्यूमन कैपिटल जो है ना हम उनको लेना चाहेंगे, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड लेबर भी जो है ना उसके लिए पाकिस्तान जो है ना वो उसको तरजीह दी जाएगी। तो देखिए हम ना जिस तरीके से ये वर्ल्ड सिनेरियो तब्दील हो रहा है, एक तरफ हिंदुस्तान के लिए भी है परेशानी है, अमेरिका के लिए भी परेशानी है। और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि अब अमेरिका अगर एक ऑनेस्ट ब्रोकर का रोल नहीं प्ले करता, एक न्यूट्रल रोल नहीं प्ले करता, तो ये दुनिया का जो सीन है, ये दुनिया जो है ना वो डेफिनेटली फिर ईस्ट की तरफ जाएगी, चाइना और रशिया की तरफ जाएगी। और ये मार्के के बाद तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि जी हमें दूसरी तरफ भी देखना चाहिए, एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए। तो मेरा ख्याल है रेलेवेंस की जो बात की हमने एक वो, और फिर हमारा आने वालों में जिस तरीके से कोऑपरेशन होना है, और बहुत से हवालों से हमने ये भी होगा कि नेवी में जो हमारा कोऑपरेशन होना है, गवादर पोर्ट है, उसके बाद फिर आप देख लें कराची पोर्ट है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी, एक्टिविटीज़ होंगी, फिर जॉइंट एक्सरसाइज होने वाली हैं। अब तो ओपनली सारी चीज़ें होंगी। पहले तो हम नहीं चाह रहे थे सारा कुछ खुल के सामने आए, अब दुनिया को बता दिया गया है कि जी देखें पाकिस्तान के लिए तो हम ना देखें ना, ये आर्टिकल ऑफ फेथ है, ये जिसको आप कहते हैं हरबैन शरीफैन, इन पे इनकी हिफाजत करना, इनके लिए लड़ना, आपका मेरा हर मुसलमान जो है ना इसके लिए तड़प उठता है कि जो कुछ हो। और गजा में जो कुछ हो रहा है ये सारा कुछ देखने के बाद मुसलमानों की आप आंखें खुली हैं, और पाकिस्तान को जिस अंदाज से अब देखा जा रहा है, मेरा ख्याल अब तो मोदी भी 10 दफ़ा सोचेगा और ट्रंप भी सोचेगा कि अब ये क्या होने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है बदलते हालात में हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा इंक्रीज कोऑपरेशन तमाम फील्ड में हमारे लिए, उनके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ साबित होगा, गेम चेंजर होगा। जी ऐसे हालात में ब्रिगेडियर साहब, जब एक हम देखते हैं कि इतने एक पावरफुल मुल्क के साथ कोई अलायंस बनता हुआ देखकर हम ये तो देखते हैं कि अमेरिका के लिए परेशानी बन जाती है, या कोई ना कोई उनकी जानिब से कोई ना कोई मामला आगे आते हैं। तो अब आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में कोई प्रेशर या इस तरह की सिचुएशन बन सकती है, पाकिस्तान के किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे लिए? क्योंकि ऑब्वियसली हमने एक बैलेंस भी क्रिएट करना है, हमारी एक ट्रेड डील भी अमेरिका के साथ भी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी मामला चल रहे हैं। देखिए पाकिस्तान अमेरिका से विल रिमेन एंगेज, हम उनसे जो ट्रेड है, जो हमारे जो अच्छे ताल्लुकात हैं वो वी विल डेफिनेटली मेंटेन, क्योंकि उनकी एक सुपर पावर है, वी डू एग्री। लेकिन सऊदी अरब से हमारी पर्सनल रिलेशनशिप है जिसमें ये हमारे बहुत दरीना ताल्लुकात हैं। और सबसे अहम बात इस शिक में है कि अगर सऊदी अरब पर हमला होगा तो पाकिस्तान कंसिडर करेगा कि ये पाकिस्तान पे हमला होगा, और अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो सऊदी अरब समझेगा कि सऊदी अरब पे हमला हुआ। दैट मीन्स कि वी कैन यूटिलाइज ईच अदर्स ऑल अवेलेबल मीन्स, मिलिट्री मीन्स अवेलेबल। ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे लिए बहुत ही खुशाइंदी है। देखें हो सकता है कि हमें और कुछ फोर्स रेज करनी पड़े सऊदी अरब की हिफाजत के लिए, 1 डिवीजन 2 डिवीजन, इसके लिए ज़ाहिर है वो इकोनॉमिकली भी आपको सपोर्ट करेंगे। सो इन बिल्ड इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपकी जब आपका इंटरेक्शन होता है, आपका मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरेक्शन होता है, ट्रेनिंग के लिए होता है, वहाँ से एयरफोर्स का होता है, नेवी का होता है, हमारे ग्राउंड फोर्सेस की ट्रेनिंग, तो आपस में बड़ी आमांगी और अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, उसमें बहुत फ़र्क पड़ते हैं हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग। अच्छा हाय साहब, इसकी एक और डायमेंशन है। मैं एक बात करूंगा, फिर मैं चाहूँगा आप ज़रूर से कमेंट करें। देखिए दाइयों से सूरत हाल ये थी कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, हिंदुस्तान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यूएई और कतर जिस तरीके से सऊदी अरब इंडिया के करीब जा रहे थे, आपने देखा उसमें जो तब्दीली आई। अब ये जो ईरान के साथ इजराइल का लड़ाई हुई है, उसके बाद जिस तरह खुल के पाकिस्तान ने साथ दिया, फिर वो मोसाद का और
नेटवर्क और रॉ का नेटवर्क पकड़ा गया तेहरान में। अब तेहरान को भी समझ आ गया कि कौन दोस्त है दुश्मन है। इससे पहले यूएई में आपने देखा 4-5 इंडियन जो है ना पकड़े गए, वो इजराइल के लिए आपने देखा जासूस कर रहे थे, उनको उम्र कैद हुई, बाद में माफ़ करवा दी गई। अभी हाल ही में जब ये जंग हो रही थी, कतर पर मामला हो रहा था आमना, तो कतर में 3 या 4 जो है ना वो इंडियन स्पाई एजेंट को पकड़ा गया जो इजराइल के लिए स्पाइंग कर रहे थे। अब तो इनकी भी आंखें खुल गई हैं और पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ गई है। जी ब्रिगेड साहब। देखिए, बात यह है कि अब ईरान ने भी इंडिया को किकआउट कर दिया। जो आपने बात बताई है मुसाद और उसका रॉ का नेटवर्क था, जिसकी वजह से उनके इतने साइंटिस्ट, उनके कमांडर्स मारे गए। फिर वहाँ से जो अब जब उनके निकलने से हमें ये फ़ायदा हुआ, जो BLF को वो शाहबाद में ट्रेनिंग देते थे, रॉ वो वहाँ से ख़त्म हो गया। फिर आपने देखा कि ये इस्लामिक कॉन्फ्लिक्ट हुई, इसमें ईरान के लीडर वहाँ पर खुद मौजूद थे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक जो अमेरिका ने एक हवा ख़राब किया था कि ईरान का थ्रेट था मिडल ईस्ट को, वो ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने $1 ट्रिलियन का वेपन एमुनेशन बेचा इन अरब ममालिक को, वो ख़त्म हो गया। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल में अमेरिका की बड़ी रॉन्ग पॉलिसी हुई, जिससे अब वो सफ़र कर रहे हैं और इनको इजराइल लेके बैठ गया। और इस सफ़े मातम अच्छा हुआ ईरान ये इसमें इंडिया में और इजराइल में कि ये हुआ क्या इनके साथ। अभी इजराइल 10 टाइम सोचेगा किसी अरब ममालिक पे जाने के लिए। जब पाकिस्तान के साथ ये मुआहदा हुआ और जो अभी रिपरकशन हुई पोलिटिकल, जिस तरीके से ये दुआ पे गए हैं, तो थिंग्स आर टोटली चेंज्ड। अब ना ईरान और इसराइल 2-3 दफा पाकिस्तान का नाम मेंशन भी कर चुका है, बिल्कुल, यानी उनकी आइज थी। आपने जो सवाल पूछा था ओरिजिनल, मैं उस पर आपको एक खबर भी बड़ी दे देता हूँ। आपने बरतानिया और अमेरिका के दौरे की शहबाज साहब की बात की थी। देखें, अमेरिका का जो दौरा होने जा रहा है, मेरी इत्तला है कि उसमें फील्ड मार्शल भी साथ होंगे। और पिछले दिनों जब फील्ड मार्शल साहब गए थे अमेरिका, एक दफ़ा जब अमेरिका से होके आ गए थे, उनके साथ लंच हुआ था, उसके बाद गए थे। वो मिलिट्री टू मिलिट्री सेंटकॉम का इन्विटेशन था। मैं आपको बताऊं, खबर यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया फील्ड मार्शल को उसके बाद कि भाई जब आप अमेरिका में आए थे, आप मुझे क्यों नहीं मिले। तो अब देखिए पाकिस्तान की अहमियत और फील्ड मार्शल की अहमियत कितनी बढ़ गई है कि अब ये जा रहे हैं और फिर दोबारा मुलाकात होगी। यही सूरत हाल बरतानिया में भी है। बरतानिया भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह अपना मिलिट्री का एज साबित किया है और हिंदुस्तान ने तो बदनाम कर दिया दुनिया जहाँ का बेहतरीन असला लेने के लिए, तो अब बरतानिया के साथ भी उसी तरह हमारे ताल्लुकात मिलिट्री और इकोनॉमिक सतह पर इम्प्रूव होंगे और अमेरिका के साथ भी होंगे। जी ठीक, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं उस पर क्या मामला चल रहे हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान से भी अफगान मुहाजिरीन के इनखला का तीसरा मरहला जारी है। अब तक 30,000 से ज़्यादा अफराद वतन वापस लौट चुके हैं। कई स्कूल्स और सेहत मराकज़ अफगान बाशिंदों के ज़ेरे इंतज़ाम चल रहे थे। इंतज़ामिया ने इन इदारों को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड दोनों को वतन वापसी के अमल में शामिल किया जा रहा है। इसी दौरान हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से एक बार फिर मुतालबा किया है कि TTP के खात्मे के वादे को पूरा किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने वाज़े किया कि अफगानिस्तान में कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान समेत दहशतगर्द गिरोहों के 60 से ज़ायद कैंप्स फ़ाल हैं। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए सबसे संगीन ख़तरा है। अब क्या सिचुएशन बनेगी, क्या जो हम देख TTP के ख़िलाफ़ कोई अमली इक़दाम उठाएगा, क्योंकि अब UN जैसे प्लेटफॉर्म से भी ये आवाज़ पाकिस्तान की जानिब से उठाई गई है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी दो टोक कह चुके हैं कि TTP और पाकिस्तान के दरमियान में से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। इसी पर एहतशाम साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है ज़ाहिर शाह शिराजी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। एहतशाम साहब, ये क्या बनती हुई सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान की? हम देख रहे हैं कि जैसे अब हम पहले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की रेलेवेंस किस हद तक बढ़ चुकी है। अब दीगर ममालिक जो हैं ख़ित्ते के हों या दुनिया के, वो पाकिस्तान को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। तो पाकिस्तान का जो स्टांस है ऑब्वियसली उस पर देखा भी जाएगा, उसको गौर से सुना भी जाएगा और उस पर अब अफ़गान जो तालिबान हैं, आप समझते हैं कि अब उनको भी सोचना चाहिए कि अब वक्त आ चुका है कि वाकई हम अमली इक़दाम करें, ना कि आएँ बाएँ शाएँ से काम चलेगा। देखिए, हमने इस हवाले से तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अगले दिन जो बात की आपने भी सुनी होगी, जो उन्होंने कहा है कि मैं काबीना के पास एक बड़ा मनसूबा लेके जा रहा हूँ आफ्टर हैविंग मेट विद द फील्ड मार्शल और कोर कमांडर पेशावर।
कि अब जिस अंदाज से हमने उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि भाई आप अफ़गान हुकूमत को कहा है कि आप फ़ैसला कर लें कि आपने TTP के साथ खड़ा होना है या पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तो मेरा ख्याल है अब ये कहा जा रहा है जिसको हम कहते हैं ना बस हो गई है। हमने जिसको कहते हैं इस्लामी ब्रदरहुड के नाते बेशुमार आपने देखा इनसे बातें की, इनके लोगों को रखा, फिर छोड़ा, फिर क्या क्या हुआ इस हवाले से। अभी लेटेस्ट सूरत हाल जो बन रही है आमना, उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान जो है ना वो इसमें अब इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरब UAE की भी होने जा रही है। पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE अब उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है। वो भी वॉलंटियर कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरक्की में जहाँ और मुश्किलात हैं, एक बहुत दहशत गर्दी और लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का इशू, और जिस तरीके से दुनिया की 5-6 आपने देखा ये आउटलाज जमातें काम कर रही हैं जिसमें अलकायदा है, ISIS खान है, TTP है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, बलोच इंसर्जेंट है, इसमें BLA मुजीब ब्रिगेड, ये सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। और इनको कहा जा रहा है 6000 के करीब हार्डन क्रिमिनल और TTP के लोग हैं, उनको अफ़गान हुकूमत की सपोर्ट हासिल है। ज़ल्मे खलीलज़ाद आपने देखा एक ज़माने में बड़ा मशहूर थे, वो अमेरिका के नुमाइंदे भी सिटीजन में, उन्होंने बातचीत की, कहा कि बातचीत की जाए। दूसरी तरफ से अफ़गानिस्तान से जो ख़बरें आ रही हैं वो कह रहे हैं कि जब अपना क्या कहते हैं ये अशरफ गनी सदर थे, इन्होंने 6000 TTP के लोगों को राह कर दिया था इस बुनियाद पे कि जी ठीक है अब वो बिहेव करेंगे, तल्लुकात ठीक करेंगे। वही 6000 जो है ना जाके वो जो TTP के लोग थे दोबारा उन्होंने हमले किए। वही जो आपने देखा PTI के ज़माने में जिन लोगों को आपने देखा 25,000 से ज़्यादा ख़ानदानों को लाया गया और उनको गिरफ़्तार किया गया था, फिर छोड़ा गया और वो चले गए थे, उनको फिर दोबारा पाकिस्तान में आबाद किया गया। उनमें से बेशुमार लोगों को दोबारा पकड़ा गया जो दहशत गर्दी में सहूलतकारी में इन्वॉल्व थे। देखिए आमना अब ये बात तक़वियत पकड़ रही है कि TTP और जिस तरह अफ़गान तालिबान आपस में इस तरह हैं, तो एक सिक्के के दोनों रुख हैं, वो कभी भी पाकिस्तान से किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट जो है ना उनके साथ नहीं हो सकता। अब ये वो लोग भी मैं सुन रहा हूँ बहुत से लोग जो चाहते हैं कि जी इनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, हम पाकिस्तान दोनों बॉर्डर ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर नहीं गर्म रख सकता। हमने हर तरह की कोशिश करके देख ली है। हम ना देखें जितनी आइसोलेशन का सामना अफ़गान तालिबान कर रहे हैं, अब देखें कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। वो जो $40 मिलियन अमरीकी देते थे वो बंद हो गया और इत्तलात हैं, और ज़ाहिर शाह मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि पॉपी कल्टीवेशन दोबारा शुरू हो गई है। वो 800 से $1 बिलियन की कहते हैं सनत है, वो पैसा भी वहाँ से आता है, असला भी ख़रीदा जाता है। और फिर इसके अलावा जिस तरीके से आपने देखा दुनिया जहाँ की तंजीमें इधर अपना खुला इसको सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान पैसा भी लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान के लिए आमना है फाइनली अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फ़ैसला करना है कि अब हमने किस तरफ जाना है। मेरा अपना ख्याल है जो इत्तलात आ रही हैं कि कैबिनेट से इस हवाले से अप्रूवल लेने के बाद मुझे लगता है कि कनेटिक ऑपरेशन, नॉन कनेटिक ऑपरेशन तो होंगे, खुल के जाके उनके अंदर जाके उनको मारा जाएगा और इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब बड़े आपने बातचीत करके देख ली, कोई सलूशन नहीं मिल रहा। अब पाकिस्तान की सलामती ये डिमांड कर रही है कि हम उनको साथ जिसको कहते हैं 1-on-1 उनको निपटा जाए, उसकी तैयारी की जा रही है। जी शाह साहब, आप क्या राय रखते हैं, आपका तज्जिया क्या है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी चूँकि हम देख रहे हैं खुद भी इसको कंडेम करती रही है, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती रही है, अफगानिस्तान की जो सारी सिचुएशन है, आज भी जो खबर आ रही है कि बल्क में 3 हफ्तों से वहाँ पर फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट भी बंद कर दिया है। अब आपका बैंकिंग सेक्टर, आपका ऑनलाइन एजुकेशन हो या आपका कारोबारी सरगर्मियाँ, वो सब वहाँ पर मुतासिर हो रही हैं। फिर इस तरह की सिचुएशन होना और वहाँ पर जो ख़वातीन की एजुकेशन या उनके राइट्स को लेकर उस पर सवाल तो बहुत कंडेमनेशन बहुत करते रहे हैं, सवाल भी उठाते रहे हैं, लेकिन जब बात आती है उनके रवैये को दुरुस्त करने की तो वहाँ पर कोई भी बीड़ा नहीं उठाता। अब जिस तरह से हमारे आसिफ इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं UN में खड़े होकर, वो कह रहे हैं कि दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। अब इस पर कोई आगे बढ़ेगी दुनिया और कोई वाकई हम देखेंगे कि अमली इक़दाम होते हुए सीरियस संजीदा इक़दाम? मेरे ख्याल में दुनिया ने अगर इस तरह के मामलात को हल करना होता तो शायद बड़ा पहले हल कर चुके होते। अफगानिस्तान के अंदर जो एक इम्पोज हुकूमत है तालिबान की शक्ल में, वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की पैदा करता है। और आज आप ऑप्टिक फाइबर की बात करते हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने ख़वातीन की शायरी और इश्क शायरी पर भी पाबंदी लगा दी थी। बात अब पाकिस्तान की करते हैं। मेरे ख्याल में बार बार पूछने की अब ज़रूरत ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली कहा कि तालिबान हम और TTP में किसी का एक का इंतखाब करें, तो उन्होंने TTP का इंतखाब किया हुआ है, इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं। उनके साथ वो सिंपैथाइजर भी हैं, उनको $43,000 महीने का चंदा भी दे रहे हैं, उनको शेल्टर भी फराम किया गया है, सपोर्ट भी फराम की गई है। इसके साथ साथ अगर देखिए इस वक्त एक बड़ी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और मैप दे दिया है कि
कोऑर्डिनेट्स के साथ कि कहाँ कहाँ की दहशतगर्दी के कैंप है और कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और अगर TTP के खिलाफ, PLA के खिलाफ एक्शन नहीं होता तो उसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान को कुछ एक्शन लेना होगा। और ये एक बड़ा वाज़ेह है, पाकिस्तान ने बॉर्डर की साइड पे देखे इंटेंसिफाई करनी है अपने ऑपरेशन, बाजोड़ में, मुमन में, औरंगज़ेब में, साथ साथ अभी नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान का नंबर रहता है जहाँ पे फुल फ्लैश ऑपरेशन जो है वो बल्कि एक्टिव ऑपरेशन जारी है। बनू के अंदर बाकायदा बमबारी की गई है 2-3 अहम मराकज़ पे, जिसपे की तालिबान कमांडर मारे गए हैं, जिसमें अफगान दहशतगर्द भी शामिल थे। जो नई डेवलपमेंट इस खत्ते के अंदर हो रही है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम जो है वो फैक्टर वो है सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट। क्योंकि देखें सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस रखती है तालिबान के दोनों ग्रुप्स के ऊपर, कंदारी ग्रुप के ऊपर भी और दूसरा जो हकानी ग्रुप है उसके ऊपर भी। गुलबदीन इख्तियार वैसे ही पाकिस्तान की साइड पर टिल्ट रखते हैं, तो मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल सूरत हाल काबुल के लिए पैदा होगी। उन्होंने अब चॉइस करनी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब और UAE अगर प्रेशर डालेंगे तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ एक्शन नहीं भी होता तो पाकिस्तान जो एक्शन लेगा उस पर इतनी कंडेमनेशन नहीं होगी। क्योंकि अब अटैक जो पाकिस्तान पे आ रहे हैं वो तमाम चीज़ों को इफेक्ट करें, आपकी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट खराब हो रही है, आपके जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है वो खराब होगी, साथ साथ जो CPEC का मामला है वो बड़ा ज्यादा कटाई पे पड़ेगा। दूसरा मैं आपको एक अहम बड़ी खबर दूं कि हाई लेवल चाइनीज जो ऑफिशियल थे उससे मेरी बात हुई और उन्होंने एक बात बड़ी वादे कर दी है कि जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी, वो किसी भी लिहाज से वो बात नहीं करना चाहते। और 2-3 बड़े प्रोजेक्ट थे जिससे CPEC के अलावा एक बड़ा प्रोजेक्ट था दरियाए उमू में, वो ऑयल एक्सप्लोरेशन का था, वो चाइना ने रोक दिया है। CPEC की एक्सटेंशन की जो 2.0 की बात कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल क्लियर अफगान तालिबान को कह दिया कि जब तक दहशतगर्द ग्रुप जिसमें PLA, BRA, बजीर ब्रिगेड, ISK, साथ साथ TTP बिलखुसूस अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं होता तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में तालिबान की चॉइस अगर देखा जाए, एक तो उनकी बिल नजर नहीं आती, दूसरा जो है उनकी कैपेसिटी भी नजर नहीं आती, और उन्होंने मेरे ख्याल में बारहा कह भी दिया पाकिस्तान। अच्छा ज़ाहिर शाह एक चीज़ बताएं, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? ज़ाहिर शाह एक खबर ये चल रही है कि कुछ अहम अफगान जो कमांडर हैं ना वो TTP के ख़िलाफ़ हो गए। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए दर्द सरी बन रहे हैं आप, और हमारी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट जो है ना TTP के लोग हैं। कुछ अफगान कमांडर्स के बारे में बात हो रही है, आपकी कोई इत्तला है इसमें? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल में इसमें तस्दीक भी है। मुल्ला याकूब जो कि डिप्टी वजीर दाखिला हैं और जो मुल्ला हिब्बतुल्लाह के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं, उन्होंने उस दिन बड़ा वाज़ेह तौर से ऐलान किया था कि जो तालिबान फाइटर ISK या TTP के साथ शामिल होके पाकिस्तान के अंदर दूसरी जगहों पे लड़ रहे हैं, उन्होंने असला उठाया हुआ है, वो एक तो गैर शरीफ फेल के अंदर जो है वो मुलविस हैं, और इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं। और उनका इशारा बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना जो है मेरे ख्याल में वो जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और है कि कुछ ऐसे जो क्लोज रिलेशन रखते हैं, बॉन्डिंग रखते हैं TTP के साथ, खासतौर पर मुफ्ती नूर वली के साथ, इसके अलावा जो यहाँ पे ISK के जो औरंगज़ेब के तालिबान थे उनके साथ, वो मेरे ख्याल में सिंपैथाइजिंग कर रहे हैं और इनडायरेक्टली सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इस पे एक चीज़ और भी है, तकरीबन कम अज़ कम ऐसे 17 शहर हैं जिसके खासतौर पर नूरिस्तान, पक्तिका, होस्ट, कुनर, जिसमें इन तालिबान ग्रुप्स का काफी ज्यादा होल्ड है। वहाँ अमली तौर पर जो काबुल के तालिबान है या उनकी रिट बिल्कुल नहीं है। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। और ये जो नो मैंस लैंड है, खासतौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जीरो लाइन की पट्टी, इसमें बहुत बड़े बड़े जो है मराकज़ मौजूद हैं, गारें मौजूद हैं, जिनके खिलाफ मेरे ख्याल में एक डिसाइसिव एक्शन होगा। और इसमें मुझे एक जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि गो अहेड मिल चुका है, सिर्फ इंतजार करना था शायद प्राइम मिनिस्टर के विजिट का, और इसके बाद ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है जिस तरह से मीटिंग करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से। तो एक आखिरी चीज जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है अमेरिका का रोल। अमेरिका एक बड़ा नेगेटिव रोल दोबारा प्ले कर रहा है, खासतौर पर ज़रबे खरीदार जो कि अपने आप को नुमाइंदा खसूसी कहते हैं, वो एक नए फार्मूलों के साथ आते हैं और वो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उस दिन एक ट्वीट किया कि आप बातचीत के जरिए से जो है मसाइल को हल करें। तो वो मेरे ख्याल में बातचीत किससे करवाना चाह रहे हैं? TTP से तो पाकिस्तान बातचीत नहीं करेगा, अफगान तालिबान बातचीत करना नहीं चाहते। मेरे ख्याल में अब इस वक्त पाकिस्तान और काबुल के दरमियान तनाव इतना बढ़ गया है कि शायद मुश्किल होगा कि एक डिसाइसिव एक्शन के बगैर किसी भी तरीके से इन दहशतगर्द। जाहिर से एक और शोशा भी तो छोड़ा गया है ना, ये जो अपना इमरान खान ने कहा है अपना गंडापुर को कि आप एक वफ्द लेके जाओ, महमूद अचकज़ई को शामिल करो, अफगान तालिबान से जाके बात करो। ये कैसे हो सकता है? वो कहा जा रहा है वो भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बात तो फेडरल गवर्नमेंट हो सकती है। देखिए एहतशाम में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए दो बड़े अहम इशू हैं, एक बलोचिस्तान और KP
वो बॉर्डरिंग सूबे हैं, उनके स्टेट्स हैं। बेशक एक पार्लियामेंट का मैकेनिज्म है, आपके पास एक एपेक्स कमेटी सेंट्रल है, एपेक्स कमेटी प्रोविंशियल है, कोर कमांडर्स उसके अंदर बैठे होते हैं। सेंट्रल एपेक्स कमेटी में आपके आर्मी चीफ होते हैं, इंटेलिजेंस चीफ होते हैं। तो ये वो फोरम है। मैं ये समझता हूँ इमरान खान है या गंडापुर है, वो इस हद तक तो पॉलिटिकल स्टंट खेल के मीडिया के अंदर तो अपने आप को वो बड़ा प्रोमिनेंट कर देते हैं इन मामलों के अंदर। लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि ना तो रेफ्यूजीज के मामले में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई इतने मेरे ख्याल में से है, ना जो है बातचीत के मामले में। वो सिर्फ दरखास्त कर रहे हैं। मैं जो समझ सकता हूँ, बार बार उनसे हम यही सुनते हैं कि जनाब फेडरल गवर्नमेंट खुद बात करे या फिर हमें इजाजत दे कि हम जाके बात करेंगे। आई थिंक वो इंडिजिनसली नहीं कर सकते। ठीक, थैंक यू सो मच एहतशाम साहब और जायशा शिराजी साहब। इस सेगमेंट में करने के लिए एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्रिकेट के हवाले से खबर है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट के हवाले से। कुफर टूटा खुदा खुदा करके और आखिर शाहीनों ने एशिया कप के अहम मुकाबले में यूएई को 41 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 में जगह बना ली है। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स की शानदार बॉलिंग के सामने मेजबान टीम 105 रन पर ढेर हो गई। भारत के साथ मैच में उठने वाले तनाजे पर पाकिस्तान ने इस मैच के बॉयकॉट का ऐलान किया था, जो मैच रेफरी पायक्रॉफ्ट के माफी मांगने पर खत्म कर दिया गया और पाकिस्तान ने खेल जारी रखने का फैसला किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि टीम से उम्मीद है कि वो अब परफॉर्म करके दिखाएगी। अब सारी सिचुएशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि ऑब्वियसली उनका मोराल हाई हुआ है एक ऐसे वक्त में जब जिस तरह की हमने देखी कि तूफानी बदतमीजी जो इंडिया वाले मैच में हुई, उनकी जानिब से मुसाफा ना करना, रेफरी का जो किरदार रहा, उसके बाद स्टैंड लेने पर जब हम देख रहे हैं कि रेफरी को माफ़ी मांगनी पड़ी है, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तानी टीम का एक मोराल भी हाई हुआ, परफॉर्मेंस भी दी। अब आगे क्या सिचुएशन बन रही है, इसी पर बात करने के लिए फवाद मुस्तफ़ा साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। फवाद साहब, सबसे पहले तो मैं ये जो कल सारी सिचुएशन हुई, पहले तो ये था कि रेफरी साहब माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, क्वेश्चन मार्क था। बिल आखिर पाकिस्तान जिस नैरेटिव पे, जिस पॉइंट पे उन्होंने स्टैंड लिया था, वो बात मानी गई। तो इस पर मैं चाहूँगी आपका इनिशियल रिएक्शन। देखिए, मैं इसे इस तरह से कहूँगा कि एक फेस सेविंग हो गई। ये मामला जो हुआ था वो मैं समझता हूँ मैनेजर लेवल का मामला, चेयरमैन लेवल तक जाना नहीं चाहिए था। हमारे मैनेजर हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं नवीद अकरम चीमा साहब, जिस वक्त ये चीज़ हुई थी वहीं पर वो प्रोटेस्ट होना चाहिए था रेफरी के हवाले से। और ख़ास तौर पे वो जो सियासी बयान दिया गया, वो मैं समझता हूँ उस पर शायद बात बिल्कुल नहीं हो पाई सूर्य कुमार यादव की तरफ से। वो पहले होनी चाहिए थी चीज़। खैर वो बात आगे तक गई, फिर हमने एकदम एक एक्सट्रीम स्टेप या कहते हैं स्टेटमेंट के जी हम खेलेंगे नहीं जब तक वो चेंज नहीं होंगे, तो वो लिया। और उसके बाद इवेंचुअली हुआ ये कि उन्होंने आके ड्रेसिंग रूम में सबसे मुलाकात की मैच रेफरी ने और एक्सप्लेन किया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आप उसे माजरत कह लें। तो उसके बाद फिर ये खेल हो गया जो अच्छा हुआ, वरना उसके बाद ना खेलना, बॉयकॉट करना, ये भी बॉयकॉट के बाद आपके और बहुत सी चीज़ें भी होती हैं कि क्या आप आईसीसी कैसे रिएक्ट करता। तो खेल के मैदान में की चीज़ें खेल के मैदान में हल होनी चाहिए और कानूनी तौर पे चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए इतने सख्त स्टेटमेंट देने से पहले। ये तो हमारी लर्निंग हुई है मेरे ख्याल से। अच्छा, अब जो सुपर 4 में पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, ऑब्वियसली एक कमज़ोर टीम है यूएई, उनका भी तजुर्बा नहीं है उस तरह से, तो उसको हमने हराकर अब फाइनली हम सुपर 4 में पहुंच चुके हैं। अब ये बताइएगा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि इतवार को पाकिस्तान भारत फिर आमने सामने हो सकते हैं, तो क्या देख रहे हैं? अब हमने जो गलतियां पहले मैच में दोहराई हैं, चूँकि हम एक अरसे से देख रहे हैं भारत से हम हारते हुए आ रहे हैं और एक आसाबी दबाव भी हमारे पर आ चुका हुआ है, लेकिन इसको तोड़ना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये, ताकि वो जो टीम जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त बहुत गुरूर में मुब्तला है और वो उनका एटीट्यूड भी बता रहा है, उनको जवाब दिया जा सके। अब आप क्या समझते हैं कि हमें क्या करने की ज़रूरत है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए? देखिए, मसला सारा ये है कि हम एक निचले दर्जे की टीम है और भारत एक टॉप टीम है, जो एक रियलिटी है। हम जैसे लोग भी बैठ के, क्योंकि अपने मुल्क से सभी मोहब्बत करते हैं, जज्बात में ये ज़रूर कह देते हैं, लेकिन अगर आप भारत और हमारा मुकाबला करें तो 10 मैचेस होंगे तो उसमें से 2 हम जीत जाएंगे। वो भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक वैसी पाकिस्तानी है हम, तो ये एक रियलिटी है। और मैं आपको ज़रा सा ये ज़रूर बताता चलूँ आमना कि खेलों में क्या सूरत हाल रही है हमारी।
एक 1982 में एशियन गेम्स हुए थे। ये सियासी वाले से बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर होती थी इंडिया की, वो उस मैच में आई थी, इंडिया पाकिस्तान का था, और जब वो 5वां गोल मारा, मेरे ख्याल से हनीफ साहब ने मारा था, हनीफ खान साहब ने, तो वो ग्राउंड छोड़ के चली गई थी। 2012 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का फाइनल था एशिया कप का, उसमें हसीना वाजिद साहिबा आई है, जब आपने आखिरी ओवर में जिस तरह से परफॉर्म किया जीते, तो वो ग्राउंड छोड़ के चली गई। तो जब हमारी टीम मैदान के अंदर स्ट्रांग होती है ना, तो बाकी सारी चीज़ों पे आपको हमें इस तरह से लड़ाई झगड़ा बहस नहीं करनी पड़ती। बदकिस्मती ये है कि अगर बाहर देखें तो हम सब बहुत चीज़ें संभाल रहे हैं और अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, बट मैदान के अंदर की जो सूरत हाल है ना, वो पिछले बहुत सालों से खराबतर हो रही है। ठीक है, संडे का मैच है, क्या कोर रीजन क्या है मैदान की सूरत हाल? हमने कप्तान भी चेंज किए, हमने कोच भी चेंज करके देख लिए। पहले कहा जाता था कि पाकिस्तानी टीम अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल से प्रिडिक्टेबिलिटी की हमने देखा कि सफर तय किया। अब इतनी प्रिडिक्टेबल हो गई है कि जब भी भारत इंडिया का मैच, पाकिस्तान का मैच होता है, सबको पता होता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। कहाँ पर हमने गलतियां की और क्या गलतियां की कि हम कोर्स करेक्शन करें, ताकि हम दोबारा उस नहज पे तो खड़े हो कि जहाँ पे प्रिडिक्टेबिलिटी ये हो कि चले 60-40 वाला रेशो है, कम से कम 40% पाकिस्तान की जीत के इम्कानात और 60% हम कह सकते हैं बड़ी तगड़ी टीम हमारे सामने खड़ी है, बट कुछ तो चांसेस हों। देखिए, पिछले 8-10 सालों से हो ये रहा है कि बिल्डिंग पे आप रंग कर देते हैं, और जब बारिशें आती हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर आप काम नहीं कर रहे होते, तो वो फिर कहीं ना कहीं रंग निकल के फिर स्ट्रक्चर आपका उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर पे काम होना चाहिए था ना पिछले 8-10 साल से, वो काम नहीं हुआ, ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हुआ। जो बेस है, आप प्लानिंग 2 किस्म की करते हैं हम ना, एक होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, केजी इवेंट आया, उसमें जो भी तैयार है उसे किसी तरह कर लिया जाए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये होती है कि आपकी क्लब क्रिकेट जो है उसको रिवाइव करें, पाकिस्तान में क्रिकेट को किस तरह से बढ़ाया जाए, वो बहुत जरूरी है। मेरिट पहले भी कोई इतना बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आपके प्लेयर्स का जो पूल था वो इतना जबरदस्त था और इतनी आला क्रिकेट खेलते थे कि वो उसमें से जो भी निकल के आता था तो वो परफॉर्म ही करता था। अब ये है कि आपका जो ग्रास रूट लेवल है उस पर वो क्रिकेट नहीं हो रही जितनी पहले होती थी, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी। तो आपको पहले तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग इधर से अलग चलनी होगी, इवेंट वाइज के जी कैसे कैसे इसको मैनेज किया जाए। तो उसके लिए मुझे लगता है लोग तैयार नहीं है। तो अगर आप तैयार नहीं होंगे तो इसी तरह होगा। और सबसे बड़ी आपकी क्रिकेट टॉप पे अगर आपकी कोई टीम है, उसका एग्जाम्पल ही होता है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट में कैसी टीम है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो हम सर्वाइव ही कर रहे हैं 7वें-8वें नंबर पे। तो जब तक आप रेड बॉल क्रिकेट को बेहतर नहीं करेंगे, व्हाइट बॉल तो बहुत आसान है। आपके सुनने वालों के लिए बताऊं कि ये तो एंटरटेनमेंट है, सब नहीं है। क्रिकेट जो है ना, जो अपने आपको बनवाते हैं, वो है रेड बॉल क्रिकेट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और जो अब हम होप करते हैं कि आगे जाके अब इस टूर्नामेंट के बाद ही हम अपनी गलतियों से सीखें, और जो वाकई हमें इस वक्त रूट लेवल पर जो चेंजेस लाने की ज़रूरत है और जो बेहतरी लाने की ज़रूरत है, उस पर पहले काम करना शुरू करें। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पासपोर्ट के हवाले से, जो किसी भी मुल्क के शहरी की पहचान और उसके दुनिया में सफ़र की ज़मानत होता है। यही दस्तावेज़ एक मुल्क के एतमाद और साख की नुमाइंदगी भी करता है, मगर पाकिस्तान में इसी दस्तावेज़ को लेकर सवालात उठ खड़े हुए हैं। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी के इजलास में इंकिशाफ हुआ है कि मुल्क भर के 25 पासपोर्ट दफातर से हज़ारों पासपोर्ट चोरी हो चुके हैं। एबटाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से 32,674 पासपोर्ट गायब पाए गए। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट ने कमेटी के सामने तस्लीम किया कि ये मामला निहायत तशवीशनाक है। उन्होंने बताया कि चोरी शुदा पासपोर्ट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं और इनकी तजदीद नहीं की जा सकेगी, जिस पर कमेटी के कन्वीनियर तारिक फजल चौधरी ने खदशा जाहिर किया कि ये दस्तावेजात गलत हाथों में जाकर किसी भी वक्त नुकसानदेह साबित हो सकती है। हुकाम का कहना है कि 2 साल कबल नादरा और पासपोर्ट निज़ाम का साइबर ऑडिट किया गया था, जिसके बाद पूरे निज़ाम को डिजिटाइज कर दिया गया। डीजी पासपोर्ट ने भी ये बताया कि सऊदी अरब में ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया जो इन्हीं मशकूक पासपोर्ट्स पर गए थे। कई अफगान शहरियों को वहां से डिपोर्ट भी किया गया। पीएसी की ज़ेली कमेटी ने सारे मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है कि गुज़श्ता 5 बरस में 12,000 से ज़ायद अफगान शहरी जाली पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए बैरून मुल्क जाते हुए पकड़े गए, जो पासपोर्ट इजरा के निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
कि जब रियासती इदारे जानते थे तो इतनी बड़ी गफलत बरसों तक के क्यों जारी रही और किसकी वजह से ये जारी रही। इस खबर के हवाले से आप अपने तासुरात का इजहार कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।